नमस्कार। देश के रोगियों के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा हाल ही में एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई है जो कि रोगियों के लिए एक बुरी खबर लेकर आई है। रिपोर्ट एंटी माइक्रोबाइल्स के बारे में है जो कि उसके रेजिस्टेंस पर की गई है, जिसमें 1 लाख मरीज 1747 प्रकार के पैथोजेंस को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एंटी माइक्रोबाइल्स, जिसमें एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और एंटी माइक्रोबाइल्स शामिल होते हैं, ने अब भारत में रोगियों पर असर करना बंद कर दिया है। जी हाँ, ये रिपोर्ट कहती है, या इसका जो असर है वो बहुत कम हो गया है। अध्ययन के मुताबिक एंटीबायोटिक्स दवाओं ने 40 से 70% तक असर दिखाना कम कर दिया है। मोटे तौर पर आमजन जो हैं, जो आम जनता है वो इसको एंटीबायोटिक्स के रूप में जानती है, जबकि एंटीबायोटिक्स एंटी माइक्रोबाइल्स के 3 प्रकारों में से एक है। रिपोर्ट को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि कार्बेपेनम नामक एक एंटीबायोटिक्स दवा है जो निमोनिया और सेप्टिसिमिया को ठीक करने के लिए दी जाती रही है, और 1 दशक पूर्व तक इसका असर भी होता था और लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन अब इस दवा का असर मरीजों पर या तो बंद हो गया है या बहुत कम हो गया है। आज हम इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमित रावत। डॉक्टर रावत माइक्रोबायोलॉजी क्षेत्र में दक्षता रखते हैं। आप वर्तमान में बुंदेलखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी सागर में पदस्थ हैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, और कोरोना काल में आपके द्वारा बच्चों पर की गई एक रिसर्च को न केवल अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित किया गया, बल्कि इसकी वजह से सागर और मध्य प्रदेश का बड़ा नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं डॉक्टर सुमित रावत से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अभिन जी, बहुत धन्यवाद यहाँ शामिल करने के लिए। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये एग्जैक्टली है क्या? जी, एंटीबायोटिक जो है आमतौर पे ये वो दवाइयाँ हैं जिसका अपन किसी कीटाणु को मारने के लिए या उसके असर को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये सबसे पहले जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी कर ली थी। वो करना कुछ और चाह रहे थे, परंतु उनको पता चला कि ये जो फंगस है पेनिसिलियम, तो जिससे पेनिसिलिन का जो है आविष्कार हुआ, इसकी वजह से जो है बहुत सारे जो बैक्टीरिया उसके आसपास थे वो अपने आप जो थे वो मर जाते थे। तो उसका फिर प्रयोग किया गया और वर्ल्ड वॉर के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका काम आया और बहुत सारे जो वॉर विक्टिम्स थे उसकी इसने जान बचाई। और इस तरह से मानव जाति ने ये समझा कि हमने सभी प्रकार की जो इन्फेक्शंस हैं उन पे जीत हासिल कर ली है और अब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हमारे लिए किसी भी प्रकार का चैलेंज लेके नहीं आएगा। परंतु बहुत जल्दी हमको ये देखने मिला कि पेनिसिलिन का असर जो था, जैसे जैसे उसका प्रयोग बढ़ा उसका असर कम होने लगा, और उसका जो असर था वो कम होने लगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण। यानी कि जितने कंसंट्रेशन पे हम वो एंटीबायोटिक को यूज़ करते थे, अब उस कंसंट्रेशन पे जो है एंटीबायोटिक ने असर करना बंद कर दिया। अगर आम बोलचाल में हम इसको देखें तो आप देखेंगे कि जैसे ऑल आउट का प्रयोग या जो जेट हम मॉस्किटो के लिए जलाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि शुरू में उसका बहुत जो है मच्छरों पे असर होता था, लेकिन मच्छर धीरे धीरे उसके आदी हो गए, उसको रेजिस्टेंट हो गए, और उसके बाद मच्छर जो पहले तुरंत ऑल आउट से गिर जाते थे, आजकल वो नहीं गिरते हैं और बढ़िया ऑल आउट के ऊपर ही बैठते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। दर्शकों, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल डॉक्टर साहब ने दिया है, जिससे कि बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स का जो रेजिस्टेंस है उसका जो खासतौर से जो दवा दी जाती है वो उसका असर किस तरह से कम हुआ है, वो मच्छरों के प्रयोग से डॉक्टर साहब ने बताया। तो सर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कितनी बड़ी थ्रेट आप देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस थ्रेट को खास तौर से 2015 में जो है WHO के द्वारा इम्पोर्टेंस दिया गया, और 2015 में WHO ने एक प्रोग्राम चालू किया जिसको AMR प्रोटेक्शन करके बोलते हैं। भारत भी इसका पार्ट है और भारत को खास तौर से इसमें लीड दी गई है, और इसको एक नाम दिया गया कि एंटीबायोटिक्स को हम जो है हैंडल विथ केयर करें, कि जैसे नाजुक चीज़ों को हम केयर के साथ हैंडल करते हैं, तो एंटीबायोटिक भी अपने आप में एक नाजुक चीज़ है। और यहाँ इसके ऊपर भी आजकल लेबल आता है हैंडल विथ केयर। हैंडल विथ केयर का मतलब है कि ज़रूरत के हिसाब से
और अपनी सूझबूझ के हिसाब से इसका प्रयोग करें। हाँ, ये हर जगह प्रयोग करने की चीज़ नहीं है। इसका मिसयूज करने से या तो ये नुकसानदायक होगी या असरदायक नहीं होगी। जैसे कि कहा जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज में तो डॉक्टर्स अगर जो प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स तो उनको रिकॉर्ड रखना होता है और उसकी सारी मात्रा कितनी दी, क्या असर हुआ, और सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। शायद इंडिया में भी 2017 में कुछ इस तरह की बात हुई थी कि इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली शायद अभी उस पर ज़्यादा काम हो नहीं पाया है। तो सर, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस अपना तैयार कर लेते हैं, तो ये रेजिस्टेंस कैसे और क्यों तैयार हो पाता है ये? क्योंकि आम दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने बता तो दिया कि मच्छरों पर इसका असर नहीं हो रहा है या ह्यूमन बॉडीज के लिए जो हम दवाएं ले रहे हैं वो असर नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है? जी, अब बैक्टीरिया जो है, अगर उसके पृथ्वी के एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो हमसे बैक्टीरिया हमारे पूर्वज ही निकलेंगे और बैक्टीरिया हजारों सालों से इस पृथ्वी पर पनपते आ रहे हैं और बहुत सारी प्लस माइनस चीज़ें उनके सामने इस दौरान आई है। तो क्या हुआ है कि बैक्टीरिया को जब किसी एंटीबायोटिक को एक्सपोज किया जाता है तो उनमें बार बार म्यूटेशंस होते हैं और म्यूटेशन से क्या होता है, जो सर्वाइवल ऑफ द एक फिटेस्ट की चीज़ होती है, तो उसमें जो फिट बैक्टीरिया होते हैं उनका ही सिलेक्शन होता चला जाता है और ऐसे बैक्टीरिया ही फिर पनप पाते हैं जो उस बैक्टीरिया, उस एंटीबायोटिक को या तो अपने शरीर से बाहर फेंकने में सक्षम होते हैं, मतलब वो अपने आप में एक ऐसी कोई मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक को हम बाहर फेंक देंगे, अभी अंदर नहीं आएगी, या तो वो अपनी जो सेल वॉल है उसको इतना थिक कर लेते हैं तो केवल थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया ही पनपते हैं। तो उनकी जो सुरक्षा की घेरा है, जो उनकी सेल वॉल है, वो इतनी चौड़ी हो जाती है कि एंटीबायोटिक उनके अंदर जो है प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं जी। और फिर क्या होगा कि मान लीजिए शुरुआत में जब आपने ट्रीटमेंट चालू किया है 90% पतली सेल वॉल वाले हैं, 10% मोटी सेल वॉल वाले हैं, लेकिन इसको समीकरण को बदलते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। जैसे ही आप अंडर डोज में एंटीबायोटिक लेते हैं या प्रॉपर एंटीबायोटिक का चयन नहीं करते तो फिर अगले 2 दिन में सिचुएशन पलट जाती है। 90% मोटी सेल वॉल वाले और 10% पतली सेल वॉल वाले। और जो हमारी हजारों साल की रिसर्च थी या सैकड़ों वर्ष की जो रिसर्च थी वो 2 दिन में पलट दी जाती है। बिल्कुल सर, आप चूंकि माइक्रोबायोलॉजी क्षेत्र से हैं और इस क्षेत्र में काफ़ी दखल रखते हैं और लगातार आप रिसर्च और अनुसंधान वाले जो कार्य कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक बारीक और टेक्निकल पॉइंट भी मैं जानना चाहूँगा कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं और जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, इनमें डिफरेंस किस तरह का होता है? जी, आमतौर पे एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं और ये बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आते हैं। कोई पर्टिकुलर कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, कुछ टाइफाइड के बैक्टीरिया के लिए या कुछ अपने जो निमोनिया होता है इसके बैक्टीरिया के लिए हो सकते हैं। लेकिन वो किसी ना किसी जीव के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब या तो फंगस के द्वारा या पैरासाइट के द्वारा या कहीं नेचुरल सोर्स से आते हैं। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो होते हैं वो ऐसे एजेंट्स हो जाते हैं जैसे सेवलॉन है, लाइजोल है, तो बहुत सारे केमिकल्स जो बैक्टीरिया पे असर करते हैं ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स में काउंट होते हैं। और एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के लिए रेजिस्टेंस आमतौर पे कम दिखता है कि एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस की मतलब एक ये भी खास बात होती है कि हम क्या करते हैं, हम डिटॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं जी, हम डिटॉल का एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, परंतु एंटीबायोटिक में मेन दिक्कत जो आती है रेजिस्टेंस की कि हम एंटीबायोटिक का डोज एक सर्टेन मतलब 1 ग्राम या 1.5 ग्राम के ऊपर नहीं ले जा सकते। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें उसको अपने शरीर में प्रयोग करना है, घाव के ऊपर प्रयोग नहीं करना है जी। तो शरीर में जब हम प्रयोग करेंगे, हाँ, वो इंटरनल यूज वाली चीज है, वो या तो हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाएगी या किडनी को नुकसान पहुंचाएगी और वो टॉक्सिक डोज हो जाएगी। तो हम 1 ग्राम खा सकते हैं, 1.5 ग्राम खा सकते हैं, हम 10 ग्राम नहीं खा सकते, क्योंकि उसके साथ बैक्टीरिया के साथ व्यक्ति भी खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब ये काफी डेंजरस है, मतलब इसका एक्सेसिव यूज या मतलब ओवरडोज अगर इसका ओवरडोज। हाँ, अभी मैं कुछ सुन रहा था कि एक बड़ी ही दुखद घटना हुई कि एक बालक जो था उसको बहुत सर्दी खांसी थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, तो उनकी माताजी ने गलती से या बिना चर्चा के शायद उसको जो है ओवरडोज हो गया बच्चे को कफ सिरप का, तो जो हम 4 बार देते हैं हो सकता है कि 8 बार या 9 बार दे दिया। तो इस तरह की घटनाएं एंटीबायोटिक पे भी लागू होती हैं। तो ये डॉक्टर साहब, अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन्स बनती हैं जी, तो वो शरीर पर किस तरह से काम करती हैं, क्योंकि ये होता है कि हमने एक पार्ट तो जान लिया उनका, लेकिन दूसरा पार्ट ये है कि जो उसको मारने का काम कर रही हैं जी, बैक्टीरिया को और या फंगल इन्फेक्शन वगैरह जितने भी जो चीज़ें हम बात करते हैं, तो ये दवाइयाँ जो हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये किस तरह से काम करती हैं और इनका मिसयूज़ किस तरह से हो रहा है? जी, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कई उसमें से इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे माइक्रोबायोम वाले नॉर्मल
कमेंसल भी होते हैं हमारे शरीर में, तो उन पे भी काम कर सकते हैं। और क्या होता है, एंटीबायोटिक के काम करने का तरीका क्या होता है कि हर बैक्टीरिया जो होता है उसकी एक सेल वॉल होती है, तो कई सारे जो एंटीबायोटिक होते हैं वो सेल वॉल जो है उसकी सुरक्षा का जो कवच है उसको तोड़ देते हैं या उसके सिंथेसिस में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो या तो वो सेल वॉल टूट गई तो वो बैक्टीरिया टूट के बिखर जाएगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ जो एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या करते हैं कि उसका डीएनए का जो सिंथेसिस होता है तो बैक्टीरिया के डीएनए को ही बनने से रोक देते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन ग्रुप के एंटीबायोटिक होते हैं, तो वो बैक्टीरिया के डीएनए को बनने नहीं देते, तो उससे वो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे भी होते हैं जैसे अमीकासिन वगैरह हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस, यानी बैक्टीरिया का जो प्रोटीन बनने वाला है तो उसके जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके प्रोटीन नहीं बन पाएंगे, या तो सही नहीं बनेंगे या फिर बनेंगे ही नहीं, है ना। तो डिफेक्टिव प्रोटीन बने या प्रोटीन नहीं बने, उससे भी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो ये अलग अलग स्तर पे जो है अलग अलग एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, इसीलिए अपन बोलते हैं कई बार कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं। तो जो मिसयूज़ की बात आती है कि एंटीबायोटिक का मिसयूज़ हमें कैसे रोकना चाहिए, हमें एक एंटीबायोटिक अगर हम लेंगे और अंडर डोज में लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, अकेले सेल वॉल पे काम करेगी। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं वो भी ऐसा यूज़ करते हैं कि एक सेल वॉल पे काम कर रहा है, दूसरा डीएनए पे काम कर रहा है, तीसरा आपका प्रोटीन पे काम कर रहा है, तो चारों तरफ से जब बैक्टीरिया पे हमला होता है जी, तो वो ही सबसे इफेक्टिव हमला होता है जी। मतलब आप सिंगल डोज या सिंगल तरीके का एंटीबायोटिक से काम बनेगा नहीं, तो जो इसीलिए मल्टीपल एडवाइस किए जाते हैं। जब सीवियर निमोनिया, सीवियर सेप्सिस होता है तो हम क्या करते हैं, चौतरफा हमला करते हैं बैक्टीरिया पे, और उसके लिए एक प्रॉपर सोच चाहिए। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मेडिकल स्टोर पे बोला भैया चार तरफ हमले वाली दवाई दे दो, वो क्या है, उल्टा कबाड़ा हो सकता है जी। तो दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेडिकल स्टोर पर जाकर के आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें और खुद जाकर के दवाइयाँ ना मांगें, और कई बार होता भी है कि फार्मेसी वाले खुद भी दे देते हैं, आपने जाके सिम्टम बताए, उन्होंने कहा ठीक है ले जाइए ये वाली दवा से आप ठीक हो जाएंगे, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसके दुष्परिणाम काफ़ी हो सकते हैं। तो जी डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे दर्शकों के दिमाग में भी एक जिज्ञासा आ रही होगी कि जब ये एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है शरीर के अंदर, तो इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम देखने को मिल सकते हैं? जी, आमतौर पे कॉन्सिक्वेंस ये होते हैं कि एक बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया तो आप जिस डोज में दवाई ले रहे हैं, हो सकता है कि पहले दिन आपका बुखार उतर जाए, लेकिन अगले दिन आपको वो बुखार के दूसरे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। या तो बुखार बहुत तेज़ हो जाएगा, या एक जगह का इन्फेक्शन खत्म होकर आपको 4 जगह नया इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इस तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं। या एक बीमारी आपकी करेक्ट हो गई, दूसरा क्या हो सकता है कि आपकी इम्यून जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब कभी ये भी हो जाता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, बाय द टाइम वो रेजिस्टेंस हुआ है आप ठीक हो गए हैं, अब क्या होगा, अगली बार जब आप कभी बीमार पड़ेंगे तो किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक जो है आपके शरीर पे काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके अंदर जो है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो चुके हैं। तो अभी तो छोटा बुखार था, लेकिन जब सीरियस बुखार होगा उस समय जब वो बोलते हैं ना कि वो एक जो फाइनल वेपन होता है उसको आप एक ब्रह्मास्त्र आपने पहले चला दिया, एक बार ही चला सकते हैं। तो ब्रह्मास्त्र को अगर आप छोटे कीड़े मकोड़ों पे चला देंगे तो जब एक्चुअल आपके सामने युद्ध की नौबत आएगी तो आपके पास कुछ नहीं होगा, आप खाली हाथ होंगे जी। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में जो G20 समिट हुई और उसमें मोदी जी ने भी वन हेल्थ की बात की और काफ़ी कुछ इस पर मंथन भी हुआ है, तो इस वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट को आप एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस से कैसे जोड़ करके देखते हैं? जी, वन हेल्थ कंसेप्ट जो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया जो है वो एक ही है। अगर आप एक चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दें या हम बहुत सारी एंटीबायोटिक जो है पानी में बहा दें, हम उसको जो है अपने सीवेज में बहा दें और हम सोचें कि इसका हम पे असर नहीं आएगा। तो जो वन हेल्थ कंसेप्ट है वो यही बोलता है कि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को एज अ होल ट्रीट करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो हमारे प्लेनेट की रक्षा के लिए है। तो अगर आप उसका मिसयूज़ करेंगे तो पूरा प्लेनेट, मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार हमारे किसान भाई भी हैं या जो पशुपालक हैं वो क्या करते हैं, चारे में मिला देते हैं एंटीबायोटिक को, और वो जो चारा गाय खाती है उससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो होते हैं वो गाय में हो जाते हैं। गाय का दूध आप लेंगे तो एंटीबायोटिक आपके बच्चों में भी चले जाएंगे और आपके बच्चों के पेट में जो बैक्टीरिया हैं या उनको जो एक्सपोजर होता है वो सारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट शायद मैंने आपसे शेयर भी की थी जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया और चाइना का पानी तक एंटीबायोटिक्स में मतलब पानी तक में एंटीबायोटिक मिल चुका है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि फिर जब आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एंटीबायोटिक आएगा तो हज़ारों रुपए में, लेकिन काम
वो 2 पैसे का भी नहीं कर पाएगा। जी, आप कुछ कह रहे थे, शायद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो उसमें यही होगा कि हमारा जितना हमारी हवा है, पानी है, और इसके अलावा जो हमने रिसर्च की हुई है एंटीबायोटिक्स के ऊपर, क्योंकि एक एंटीबायोटिक को बनाने में जो है साइंटिस्ट की 10 साल की मेहनत लगती है, और इसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक पूरी चेन होती है, पूरा मैकेनिज्म होता है, वो सारा का सारा जो है धरा का धरा रह जाता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का फिर वो सोशल मीडिया में पर्कुलेशन होता है और फिर लोग अपनी अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे दर्शकों के बिहाफ पर कि एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड क्या कोई मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो आप दूर करना चाहें? कई लोगों को कई भ्रांतियाँ हो सकती हैं। जी, 2 बहुत बड़ी भ्रांतियाँ मैं दूर करना चाहूँगा, और दोनों लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आम जनता के साथ डॉक्टर भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे डॉक्टर कई बार ये सोचते हैं, एक मिसकंसेप्शन में जीते हैं कि लोग सोचते हैं जैसे कि हमारी विटामिन होती है, और विटामिन को देने से और विटामिन की कमी पूरी होके और बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि फीवर जो है वो एक एंटीबायोटिक उसका रामबाण इलाज है। तो फीवर कोई जो है ना एंटीबायोटिक डेफिशिएंसी का साइन नहीं है, है ना, कि एंटीबायोटिक देने से ठीक हो जाएगा। बल्कि बहुत बार फीवर जो होता है एंटीबायोटिक देने से बिगड़ जाता है और आसानी से ठीक नहीं होता। तो ये डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए, दोनों के लिए ही ज़रूरी है कि अगर बैक्टीरियल फीवर है, 100 प्रकार के फीवर के कॉजेज होते हैं, जिसमें से एकमात्र कॉज जो होता है बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। वायरल में एंटीबायोटिक बिल्कुल काम नहीं करते, पैरासिटिक में एंटीबायोटिक बिल्कुल काम नहीं करते। इसके अलावा जो कैंसर की वजह से फीवर होते हैं उसमें एंटीबायोटिक, शायद ब्रोंकाइटिस में भी, ब्रोंकाइटिस में जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करते। और या फिर कोई एंटीबायोटिक अगर प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते तो बहुत हल्के वाले एंटीबायोटिक, हम उसमें हैवी डोज वाले एंटीबायोटिक यूज नहीं करते। तो इसीलिए जो मिसकंसेप्शन है कि एंटीबायोटिक हर चीज़ की रामबाण दवा है, कई बार फार्मासिस्ट हैं उनको भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि भाई बुखार है एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो ये कंसेप्शन को ख़त्म करना जो है ना, ये कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो सर वंस अगेन, चूँकि आप माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं और आपका एक्सपर्टीज़ का एरिया वो है, तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, खासतौर से जो डॉक्टर्स हैं, उनको किस तरह की सलाह देना चाहेंगे इनके एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को लेकर? जी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में एक अलग से फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट्स, और आजकल इन्फेक्शन कंट्रोल पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इंडिया में तो अब पूरी एक इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी बन चुकी है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी एक एंटीबायोटिक से जुड़ा हुआ ही कंसेप्ट है, जो एंटीबायोटिक के मिसयूज़ की वजह से होता है। कि हॉस्पिटल में आमतौर पे हम ठीक होने जाते हैं, बीमार होने शायद कोई नहीं जाता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि लोग अस्पताल जाते हैं एक कारण से, ऑपरेशन कराने गए थे और वहाँ से कोई बीमारी लेके आ गए, जो एक्वायर्ड आपने बात करी है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो इसलिए इन्फेक्शन कंट्रोल में भी ये एंटीबायोटिक्स के प्रॉपर यूज़ का जो है बहुत बड़ा रोल है कि किस जगह कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, किस इन्फेक्शन को कहाँ फैलने से रोकना है। तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी और इन्फेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट्स इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कहीं पे अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें उसको जड़ पे ही ख़त्म कर देना है, ऐसा ना हो कि वो 100 लोगों में फैल जाए उसके बाद हमें पता चले। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसको कॉम्बैट करने के लिए या इसका मुकाबला करने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि अब वो मच्छरों पर भी असर नहीं हो रहा, इंसानों पर भी असर नहीं हो रहा, तो अब ये सिचुएशन आगे ना बिगड़े, तो इसको काउंटर करने के लिए किस तरह के एफर्ट किए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कई सारे एफर्ट्स अभी क्रिएट किए जा रहे हैं। इसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का बहुत अच्छा काम है, वहाँ के 2-3 एक्सपर्ट्स से हमें मिला था। इसके अलावा हमारे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यहाँ मैं इंस्टीट्यूट्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कोई अगर मेहनत कर रहा है तो हमें उसकी तारीफ करना की बिल्कुल और वो कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक लीड ले रहा है इंडिया में। उन्होंने फास्ट थेरेपी करके डेवलप की हुई है। फास्ट थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है, फास्ट थेरेपी हमारे पूर्वज सदियों से करते हुए आए हैं। वो जो गंगा स्नान हम करते हैं 11 के दिन, वो एक्चुअली फास्ट थेरेपी ही है। बैक्टीरियोफाजेज होते हैं गंगा के पानी में, जो कि हमारे शरीर के बहुत सारे बैक्टीरिया को नेचुरली खत्म करते हैं। तो उसी फास्ट थेरेपी को एडवांस करके हम एक मेडिकल थेरेपी के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, और जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कोई समस्या नहीं है। तो वो नेचुरली बैक्टीरिया को मार सकता है ना, जैसे लोहा लोहे को काटता है, इसी तरह से बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो फास्ट थेरेपी करके एक चीज़ आई है। इसके अलावा जो है
बैक्टीरियोसिंस करके एक और नई चीज़ स्ट्रेटजी डेवलप की है जिसको बायोलॉजिकल्स करके नाम लेते हैं जी। तो उसका डेवलपमेंट हो गया है। इसके अलावा एआई टेक्नोलॉजीज, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम होता है जी। तो एआई टेक्नोलॉजीज से अलग अलग एरिया के जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न जो है उनको नोट किया जा रहा है। तो इसीलिए आप जिस भी एरिया में हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर इन्फेक्शन होता है अपनी एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी कराएं और उसका रिपोर्ट जो है ना इंटरनेट पे अपलोड जरूर करें जी। तो ये एआई से डिटेक्ट हो जाएगा कि आपके एरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया किस किस चीज़ को रेजिस्टेंट है। जी। तो इससे भविष्य में जो एआई है ना आपको पहले से बता देगा कि आपको पहले ये प्रॉब्लम हुई थी। आजकल डिजिटाइजेशन पे भी बहुत आयुष्मान भारत में भी जोर है, सारी जो एंटीबायोटिक की आपकी प्रिस्क्रिप्शन है, रिपोर्ट्स हैं, सब डिजिटाइज हो रही हैं तो वो एआई में यूज़ हो रहा है और भविष्य में आप अगर बीमार होते हैं तो आपको एक वार्निंग दी जाएगी कि आप पहले ये एंटीबायोटिक खा चुके हैं, अब आपको भविष्य में ये वाली खानी है। मतलब जो डेटाबेस तैयार होगा ये आपको काफी हेल्प करेगा, मतलब एआई को भी हेल्प करेगा, जो रिसर्चर्स हैं उनको भी हेल्प करेगा और जो पेशेंट हैं उनको भी हेल्प करेगा। तो ये सबके लिए यूजफुल रहेगा जी। तो जी डॉक्टर साहब, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और है मेरा आपसे, और खासतौर से मेरे दर्शकों के दिमाग में भी वो कौंध रहा होगा ये प्रश्न कि सब कुछ हम देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एंटी जो बायोटिक्स का रेजिस्टेंस जो आ रहा है, अब ऐसी स्थिति में एक आम व्यक्ति जी को क्या करना चाहिए जिससे कि वो एक बैलेंस मेंटेन कर सके और उसको किसी तरह के दुष्परिणाम ना भुगतने पड़े? जी, तो इसमें ज़रूरी होता है कि एंटीबायोटिक का जहाँ प्रयोग है वहाँ ये जो है जीवन रक्षक का काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं इसको बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करूँगा कि ये इससे अच्छा जीवन रक्षक जो है वो दूसरा नहीं है। लेकिन हमको सबसे पहले ये पता लगाना है कि हमारा जीवन एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से खतरे में है। अगर सीवियर निमोनिया है, अगर सेप्टिसीमिया है, तो एंटीबायोटिक जो है वो इमीडिएटली आपको एक जो है जीवन रक्षक का काम करती है। तो इसमें ये ज़रूरी है कि आप जैसे हाई सीआरपी हो जाता है या बहुत डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाते हैं, ऐसी स्थितियों में एंटीबायोटिक का प्रयोग करें और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत करें तो ये जीवन रक्षक का काम करेगी और आपके लिए, आपके मरीजों के लिए और हमारे समाज के लिए ये जो है एक वरदान जो है वो साबित हुई जी। तो मतलब नटशेल में अगर कहें तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि आपको संयत व्यवहार करना होगा दवाओं के साथ भी, खासतौर से एंटीबायोटिक्स के साथ, ताकि आपको जब ज़रूरत है, जैसा कि बीच में डॉक्टर साहब ने कहा भी था कि जब ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत पड़े तो ब्रह्मास्त्र आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारने में खर्च कर चुके हो, जब ज़रूरत है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, है ही नहीं आपके पास। तो कोई भी चीज़ हो, जैसे कहा भी जाता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, तो अति नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, आपको जो दवाइयाँ हैं या खासतौर से जो एंटीबायोटिक्स का आज हमारा सेशन हो रहा है, तो इस बारे में डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आपको उनका बहुत ज़्यादा थॉटफुल यूज़ करना है और जितना और जब बहुत ज़रूरत हो तभी करना है। तो डॉक्टर साहब, आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी मिलते हैं एक और नए इंटरव्यू में और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा, धन्यवाद। नमस्कार।